हेलो एवरीवन, क्लास शुरू करते हैं अपनी। तो दिस इज व्हाट अपर्णा गुप्ता रीड दिस क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आंसर राइटिंग क्लासेस। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद केस लॉज। तो प्लीज रीड इट केयरफुली। व्हाट वी आर सपोज टू एक्सप्लेन व्हाट doctrine of privity of contract, and they have specifically mentioned that with case laws. We cannot ignore the case laws then. ठीक है, तो आंसर राइटिंग क्लासेस में दिस इज द मोस्ट असेंशियल पार्ट दैट यू मस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पहली जरूरत यही है कि वी शुड नो एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। इन दिस केस दे हैव आस्क्ड यू टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ explain the doctrine of privity of contract and that too with case laws. So in this case what should be the content of your answer? क्या लिखना चाहिए आपको? You will have to explain the meaning of doctrine of privity of contract and that should be explained with the case law. Then you will have to mention the exceptions of the doctrine of privity of contract and that too with case laws. तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट का भी केस लॉ देना होगा, आपको उसके एक्सेप्शंस को भी केस लॉ से समझाना चाहिए। एंड अगेन जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स। तो यू डोंट हैव द लिबर्टी कि यू विल हैव टू राइट सो मच। तो दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन दैट सेंस। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेक दिस क्वेश्चन एज मच प्रिसाइज। नॉट पॉसिबल। आपको तीनों के तीनों एक्सेप्शन को समझाने के लिए यू नीड लिटिल बिट मोर वर्ड्स। फिर भी कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें सब कुछ लिखना है और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अब देखते हैं अपर्णा मैडम ने कैसा लिखा है आंसर। प्लीज सी हियर कॉपी एंड दिस इज रफ वर्क। गुड, स्टार्ट कर दिया फॉलो करना उन्होंने। मीनिंग ऑफ द प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगी, पोजीशन इन इंग्लिश लॉ एक्सप्लेन बाय ट्विडल वर्सेस एटकिंसन केस लिखेंगी, केस लॉ डनलप न्यूमेटिक लिखेंगी, कंक्लूजन लिखेंगी। तो दिस शी हैज डन रफ वर्क। जैसा मैं कहता हूं कि आपको रफ वर्क जरूर करना चाहिए अपना। एंड इनके उसमें व्हाट इज मिसिंग, इन्होंने कहीं पर भी एक्सेप्शंस के बारे में नहीं लिखा है इसमें। तो अब देखते हैं इन्होंने एक्सेप्शंस लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। नाउ दिस इज हर आंसर। पहले पढ़ लूँ उनका एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। एंड शी मस्ट हैव रियलाइज्ड दी हर मिस्टेक। नाउ देखिए, इनका आंसर मैंने पढ़ लिया है। इन्होंने वही गलती की है जो सब लोग करते हैं। क्या गलती करते हैं कि सभी लोग जो है, अगर उन्होंने रफ वर्क किया होता, और आप ये इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है रफ वर्क करने की। यहाँ पर इन्होंने अगर रफ वर्क में अगर एक्सेप्शंस लिख लिए होते तो ये कभी भी उसको भूलती नहीं है उसको। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से केवल 2 केस लॉ की हेल्प से इन्होंने समझा दी है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बिना एक्सेप्शंस के प्रॉपर्ली एक्सप्लेन हो ही नहीं सकती है। जब हमने क्या वर्ड लिखा है यहाँ पर देखो अंतर है एक, इसको अच्छी तरह समझिएगा। यही आपकी बहुत बड़ी लर्निंग है। यहाँ पर वर्ड है एक्सप्लेन। दिस इज नॉट व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने ये नहीं कहा आपसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, मीनिंग समझाइए, वो नहीं कहा है यहाँ पर। उन्होंने कहा एक्सप्लेन। देन इफ यू आर आस्क्ड टू एक्सप्लेन or if you are asked to discuss, it means you have to write everything, then you know about that concept. जब कभी वो कहते हैं कि explain, जब कभी वो कहते हैं discuss, तो इसका मतलब ये है कि आपको सभी कुछ, जो कुछ भी जानते हैं उसके बारे में, वो सभी कुछ लिखना है इस बारे में आपने। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, गलती की है कि एक्सेप्शंस नहीं लिखे हैं यहाँ पर। देखते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दैट द स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue. It means that contractual obligations arising out of contract are only between the parties to the contract and not a party to contract. Strangers or third person cannot sue or initiate an action on the basis of contract. तो she explained the meaning. इन्होंने यहाँ पे इसका meaning समझा दिया। And again in the above mentioned doctrine finds its place Tudor versus Atkinson का case law दे दिया इन्होंने। And then she explained then she wrote the facts of Tudor versus Atkinson. Laid down the foundation of privity contract. It's good, no problem, बहुत अच्छी बात है। The privity of contract was affirmed by House of Lords in Dunlop Pneumatic Tires Company versus Selfridge Company. Second case law उन्होंने दे दिया। Again in that case she wrote the facts of this case and then this is her conclusion. Even though this doctrine has faced a lot of criticism,
for not allowing the beneficiary of the contract, it still remains intact that in the law with some exceptions to follow. Exception का जिक्र तो किया है लेकिन लिखे नहीं है इन्होंने. तो in this case she forgot to mention important parts. So what out of 2, देखिए 6 to 7, अगर if you score 6 to 7 marks out of 10, that should be considered very good marks. तो 7 marks तो excellent की कैटेगरी में आ जाएंगे. 6 की कैटेगरी if you are scoring 6 marks then it's good. लेकिन यहाँ तो लिखा ही हाफ है. तो इन दैट केस अगर 6 मैक्सिमम मिलते हैं इनको तो इन्होंने लिखा ही आधा है. तो मेरे ख्याल से इन्होंने, और फिर दूसरी बात, इन्होंने केवल इंडियन इंग्लिश केस लॉ, इंडियन जमुना दास राम अवतार का जिक्र तक नहीं करा. तो मेरे हिसाब से शी शुड नॉट गेट नॉट मोर देन 2 मार्क्स आउट ऑफ 10. ठीक है, आप पढ़ना. आई बिलीव कि आपको आपकी गलती समझ में आई होगी. नाउ आई कम टू द आंसर ऑफ समर्थ घई. दिस इज समर्थ घई. एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रफ वर्क, डेफिनेशन, एक्सेप्शंस, केस लॉ, जमुना दास, राम अवतार. अगेन सभी केस लॉस लिखने चाहिए थे समर्थ, ताकि कोई कुछ भूले ना आप. Privity of contract is a relationship between the parties to contract which allows them to bring a suit against each other, whereas it prevents third party to do so. Okay. Doctrine of privity contract means that a person cannot acquire rights or be subject to liabilities arising under a contract to which he was not a party. It does not mean the contract between A and B cannot affect the legal rights of C independently. पता नहीं क्या लिख डाला. चलिए. The person who is not a party to a contract has no right to sue on the basis of that contract as it was laid down in Jamna Das vs Ram Avatar. अब देखिए exceptions पर आ गए. Beneficiary of a trust कुछ नहीं लिखा. A charge on the immovable property for the benefit of certain person has been created. Third, a contract entered by an agent on behalf of the principal. To conclude, I would like to say that the requirement of privity contract has been relaxed under modern law and doctrine of implied warranty and strict liability. कहाँ से कहाँ पहुंच गए भाई. ये नतीजा पता क्या है. देखिए, इफ यू वांट टू लर्न, आप जो है ना ज्यादा गूगल बाबा के पास में ना जाए. वहां से कहीं का कुछ मिल जाता है कई बार, उससे आप परेशान हो जाएंगे. जस्ट कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, उससे कोई फायदा नहीं है. अब देखो कितनी बड़ी इन्होंने गलतियां की हुई हैं इसमें. मैं समझाता हूँ. देखिए इनके केस में क्या गलती की है इन्होंने. पहली बात तो हमें करना क्या चाहिए था, हमें पहले डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए था. इन्होंने एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन जो बातें बहुत 2-3 1 या 2 लाइनों में, हद से 2 लाइनों में 3 लाइन समझाई जा सकती थी, उसको अलग अलग करके ऐसे उठक के फिर पटक कर फिर उसको गला दबा करके फिर गिरेबान पकड़ करके बार बार क्या करता है इतना सब कुछ, वो सब कर दिया. और दूसरी बात, इन्होंने बिल्कुल ही भूल गए. इन्होंने जमुना दास वैसे राम अवतार की नाम लिख करके औपचारिकता पूरी कर दी. ये बिल्कुल भूल गई है इसमें कि ही शुड एक्सप्लेन. भाई जमुना दास के ही लिखते, टुडल वर्सेस एटकिंसन को बिल्कुल भूल गए, डनलप न्यूमेटिक को बिल्कुल भूल गए, जो लीडिंग केस लॉस को भूल गए. जमुना दास का केवल नाम लिखा. तो इसलिए, और जबकि रिक्वायरमेंट क्या थी इसमें केस की, क्योंकि रफ वर्क भी प्रॉपर नहीं किया ना इन्होंने. रफ वर्क ही अगर अच्छे तरीके से कर लेते तो शायद याद भी रहता. वही बात है, जो रफ वर्क में किया वही आप लिखेंगे. अब यहां पर इस बात को इन्होंने देखो, एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट, जबकि द क्वेश्चन वाज, अभी समझाया था मैंने आपको, ये क्वेश्चन था विद केस लॉज था ना. इट वाज विद केस लॉज. तो यहां पर समर्थ आपने केस लॉज का जिक्र तक बहुत कंजूसी से किया है. केवल जस्ट मेंशनिंग द नेम इज नॉट एनफ इन दिस केस. सो नॉट ए गुड आंसर. नाउ this is the exceptions. There should be connecting line कि above doctrine is subject to the following exceptions. Then you should what you should do, you should have explained this beneficiary of a trust. What do you mean by beneficiary of trust? You should explain it in 1 or 2-3 lines. Explain the case laws. ख्वाजा मोइनुद्दीन, ये कोई केस लॉ का नाम नहीं लिखा. तो the way you have written this exceptions, this will not fetch you even a single mark. बिल्कुल गलत है, कोई भी एक नंबर नहीं मिलेगा आपको. एंड टू कंक्लूड, दिस इज नॉट द वे. प्लीज सी दिस लाइन कैसे लिखते हैं भाई साहब. आई वुड लाइक टू से, है ना, आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहूंगा. आपसे नहीं पूछा आप कहना चाहेंगे, आप केवल आंसर लिखिए. ठीक है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए.
और फिर यहाँ से वहाँ से इम्प्लाइड वारंटी स्टेक लायबिलिटी, मेरे भी कॉन्सेप्ट इसमें धुल गए पूरी तरीके से। तो ये सब कंफ्यूजन करने वाली बातें हैं। एग्जामिनर का माइंड सेट होता है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ट्विस्टेड करके नहीं है, उसका डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर मिल जाए बस। आई वॉन्ट टू चेक योर प्रेजेंटेशन एंड नॉलेज। सो अगेन नॉट मोर देन 1/10। नेक्स्ट, नाउ आई टेक अप द आंसर ऑफ दिस इज खुशी। इसको देखते हैं खुशी ने क्या किया है। देखिए, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद केस लॉज, इनका क्वेश्चन है। इसका मतलब क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ाई होगा इन्होंने। एंड नाउ सी क्या करती है, रफ वर्क कराना ही है, बहुत गंदी बात। जब मैंने कहा कि इट शुड बी अ प्रैक्टिस, ए कॉन्ट्रैक्ट इज बैक्ड बाय वैलिड कंसिडरेशन between competent persons having interest in it, so the parties to a contract can be more in number but should be competent to sue the other party for its breach। देखो ये जो लाइन है सभी लोग इधर अच्छी तरह ध्यान दें, क्योंकि ये आपके लिए रिसर्च है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको ढंग से पढ़ लीजिए एक बार आप जरा। A contract is backed by a valid consideration between competent persons having interest in it, so the parties to a contract can be more in number but should be competent to sue the other party for its breach। ये रेड लाइन से जो मैंने अंडरलाइन किया है, प्लीज एवरीवन सी इट। वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, वॉज इट रिक्वायर्ड? प्लीज आंसर इन योर कमेंट बॉक्स। क्या ये जरूरी था लिखना? हमारा क्वेश्चन, मैंने हमेशा कहा कि इंट्रोडक्शन को हमेशा अपने क्वेश्चन से लिंक करो। यू डोंट हैव सो मच टाइम, सो मच वर्ड्स टू राइट हेयर। व्हाई आर यू मेकिंग योर क्वेश्चन आंसर्स ऑर्नामेंटल? ऑर्नामेंटल की जरूरत नहीं है आपके आंसर्स में। जो कोशिश की गई है तो बस यहीं से फ्यूज उड़ जाता है एग्जामिनर का। तो ऐसी गलती खुशी कभी ना करें। यहाँ पे आपसे सीधे सीधे पूछा था एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट, तो सीधा सीधा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है वो समझाओ। चलिए अब आते हैं इसमें। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट सेज सच काइंड ऑफ फ्रेजेस आर नॉट गुड। सेज क्या होता है? कहती है। नो, मीन्स कहो। इट मीन्स दिस that only party to a contract can sue, that is stranger to a contract cannot sue। यही होना चाहिए थी, ये लाइन पहले लाइन होनी चाहिए थी आपकी। द डॉक्ट्रिन वर्क्स ऑन इंटरेस्ट थ्योरी, इलस्ट्रेशन समझा दिया इन्होंने। चलिए अब देखिए, अब यहां पर आप देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाई हिज लैंड, नाउ ओनली ए कैन सू बी फॉर हिज ब्रीच एज इट इज इन हिज इंटरेस्ट। चलिए, हालांकि मैं आपसे ये कहूंगा, देखिए इसमें एक बात सीखने की है आपको। She explained it with the help of illustrations. There is no harm in this. But ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में इतना लेंदी है, it becomes very difficult to make it concise। क्यों? पहले आपको मीनिंग समझाना है, फिर केस लॉ समझाने हैं, एक्सेप्शन समझाने हैं, तो अपने आप में ही है। इलस्ट्रेशन का स्कोप यहाँ पे था ही नहीं। इलस्ट्रेशन लिखने का टाइम नहीं होना चाहिए, ना ही वो इतने वर्ड्स मिलने चाहिए आपको। बेटर ये है कि आप सीधे सीधे केस लॉज को, इसके फैक्ट्स को समझा दीजिए। जब केस लॉ, किसी केस लॉ के फैक्ट्स को लिखेंगे तो वो अपने आप में इलस्ट्रेशन का या एग्जाम्पल का वर्क काम करेगा वो। और दो, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। हमने केस लॉ भी दे दिया और हमने उसको समझा भी दिया। तो इलस्ट्रेशन देना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ये अपने आप में बड़ा लेंदी आंसर है इसका, इसलिए यहां पर ये आपके लिए नेगेटिव ही है, क्योंकि इससे आपका टाइम कंज्यूम होगा। अवॉइड दिस। Privity of contract can be better understood with the case law Tuttle v. Atkinson, in which it was held the plaintiff cannot sue as he was not a party but a stranger to the contract। अब ये देखो, आप ये इसी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आप लोगों ने जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझा या नहीं समझा। कि इन्होंने इलस्ट्रेशन लिखा लेकिन टूडल वर्सेस एटकिंसन के फैक्ट्स नहीं लिखे इन्होंने। तो वुड इट नॉट बी बेटर टू राइट डाउन द फैक्ट्स ऑफ टूडल वर्सेस एटकिंसन एंड देन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट rather than giving an illustration and उसको इंटरेस्ट थ्योरी से अटैच करने के लिए? ठीक, ये गलती है इनकी। समझे या नहीं बताइए? यस। एंड नेक्स्ट, अब देखो ये जो है ना, आई डिस्करेज एवरीवन टू राइट सच आंसर्स। एक्सेप्शन टू दिस आर, दिस इज नॉट द वे ऑफ राइटिंग द आंसर्स। अब यहां पर आप देखो, एक्सेप्शन टू दिस आर, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस केस? आप इन दोनों लाइनों को देखो तो आप समझेंगे। आप ये यहां पर ये स्टेटमेंट खत्म हुआ और ये नई बात शुरू हो गई। नो लिंक, नो लिंक बिटवीन दीज टू लाइन्स, लास्ट लाइन एंड दिस लाइन। एक ही लाइन लिख लीजिए, हाउ एवर दिस डॉक्ट्राइन इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एक्सेप्शंस, कि ये जो सिद्धांत है निम्नलिखित इसके अपवाद है। तो एक प्यारी हो गई नहीं होगी कि एक फ्लो बनता है।
इसीलिए है, देखिए, दिस इज आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला। ज्ञान होना अलग चीज है। मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि आपके घर में या आप कहीं गेस्ट बनकर आप जाते हैं, आपको पानी सर्व किया जाता है, व्हाट डू यू नीड? बेसिकली केमिस्ट्री के हिसाब से आपको H2O चाहिए, आपको वाटर चाहिए, प्यास बुझ जाएगी। तो एक घर है, उसने कहा लो पी लो पानी, तो आपको उसने गिलास पानी पकड़ा दिया, बट नॉट इन ए रेस्पेक्टफुल वे। एक दूसरे घर में गए, उन्होंने बड़े शांति से ट्रे में लेकर आए और प्लीज हैव वाटर, है ना, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से वाटर सर्व किया। आप किसको ज्यादा पसंद करोगे बताओ? दोनों ने ही एक जैसे ग्लास में पानी दिया, यानी कि कंटेंट सेम था, लेकिन दोनों की प्रेजेंटेशन अलग हो गई। वही है आपका ये आंसर राइटिंग का, कंटेंट सेम हो सकते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन मैटर करती है, इसको ध्यान देने की बात है। तो एक एक पॉइंट, ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला बन जाएगा, वो चेकिंग करके ही समझ में आता है कि कहां किसने गलती की। तो ये ध्यान रखना कि लिंकिंग होना जरूरी है। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को स्विच ओवर करेंगे आप, तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ लिंक, एक फ्लो मेंटेन करने के लिए। अगर फ्लो नहीं है तो कहीं ना कुछ ना कुछ करें, मिठास रह गई। जैसे आपने पानी पिया, आपको प्यास लगी हुई है, आप गर्म पानी पी लेंगे तो आपकी बॉडी का जो इनटेक है वो पूरा हो जाएगा, यू विल गेट द वाटर, बात बायोलॉजिकल और वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ठंडा पानी पीते हैं तो आपको पानी पीने का एहसास भी होता है, आपको प्यास बुझने का एहसास होता है। आप सुने, वो एहसास, वो फीलिंग राइटिंग में भी आती है, वो जब हम एक फ्लो में लिखते हैं चीजों को उसमें। तो आई बिलीव कि मैं समझा पा रहा हूं। इफ द पर्सन इज ए बेनिफिशियरी टू ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज, इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीज दो ही इज नॉट ए पार्टी, हैम्पर्स इज राइट। गलत, एकदम बिल्कुल गलत। यही तो थ्योरी है, यहां तो कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया उन्होंने। इफ ए पर्सन इज ए बेनिफिशियरी टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट इफ द कॉन्ट्रैक्ट ब्रीज दो ही इज नॉट ए पार्टी, हैम्पर्स इज राइट। गलत बात, इन्होंने कहा दिया भाई, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट कहती ही ये है कि इवन इफ यू आर ए बेनिफिशियरी टू द कॉन्ट्रैक्ट यू कैन नॉट सू बिकॉज यू आर स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। ख्वाजा हुसैनी बेगम वगैरह के केस में ये बात कही गई थी कि अगर ट्रस्ट क्रिएट किया जाए, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया जाए, तब आप कर सकते हैं। आपने तो कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। फैमिली एग्रीमेंट इन विच मोर देन वन पर्सन राइट्स आर इन क्वेश्चन, ये भी गलत। तो अभी इसका मतलब ये कि यू वर दिस टॉपिक वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाय यू, और मैंने काफी एडवांस में दे रखा है सब कुछ, तो ये करना चाहिए था आपको। टू कंक्लूड वी कैन से, ऐसे नहीं कहना चाहिए। दिस रूल इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट प्रिवेल्स बोथ इंग्लिश एंड लॉ, हाउएवर देयर आर एक्सेप्शन टू इट बट दे कैन बी स्पेसिफाइड इन ए। ये तो ऑर्नामेंटल हुए, एक्सेप्शंस पूरे लिखे नहीं है, केस लॉ ढंग से एक्सप्लेन नहीं किए, तो 1/10 इतना कुछ लिखने के बावजूद भी। और हम लोग जब एग्जाम दे के आते हैं मेंस के, तो हमें लगता है हमने पता नहीं क्या क्या लिख डाला। इससे आपको आइडिया लगा होगा कि कहाँ कहाँ कितना गलत कर देते हैं हम लोग। नाउ आई कम टू दीपक। नाउ आई बिलीव कि तुमने ये कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखा होगा, है ना, इस बार रफ वर्क नहीं किया है, इट्स वेरी बैड। नेक्स्ट टाइम आप लिखेंगे, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मींस दैट ओनली दोज पर्संस हु आर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स, चाहिए, ठीक है। देख डायरेक्ट, वेरी गुड, ये इनिशिएट आपको ऐसे ही करना चाहिए था। देख लीजिए, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसके मीनिंग को समझा दिया। इंट्रोडक्शन इज वेरी गुड, इंट्रोडक्शन इज वेल कनेक्टेड टू द क्वेश्चन। सीधी सीधी बात है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मींस व्हाट, मीनिंग समझा दिया, बात खत्म होगी। इन ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी सम बेनिफिट हैज बीन कन्फर्ड, इन्होंने ही हैज गिवन द एक्सप्लेन एन इलस्ट्रेशन टू दिस, ठीक है। अब देखिए कहां से बात आ गई। ए स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू बट इन इंडिया ए पर्सन हु इज स्ट्रेंजर टू कंसिडर कैन सू, दिस लाइन कुड बी अवॉइडेड। ये इन्होंने मेरे नोट्स हैं, एज इट इज कॉपी पेस्ट होकर आ रहे हैं, एज इट इज, बिल्कुल समझता हूं बेटा सब, है ना। ये जो लाइन है, ए स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू बट इन इंडिया ए पर्सन हु इज स्ट्रेंजर टू कंसिडर कैन सू, देयर वाज नो नीड फॉर दैट। जो मैं नोट्स में देता हूं आपको, दैट इज टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, समझाने के लिए। वो एज इट इज कॉपी पेस्ट के लिए नहीं होता है। वो हमारे पास ऑलरेडी इतना मटेरियल है, उसको लिखना ही मुश्किल पड़ जाएगा। तो हमने ये समझाना कि स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन, यानी कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन को कहीं ना कहीं ले आए आप इसमें, दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड। तो आपको ये भी सीखना चाहिए हमें क्या क्या नहीं लिखना चाहिए। अगर आपने रफ वर्क किया होता, प्रॉपर प्लान किया होता, तो शायद आपको अवॉइड कर पाते। नेक्स्ट, सी टुडल वर्सेस एटकिंसन, ओनली पार्टी टू कैन
बस ठीक है, इट वाज हेल्ड कर दिया इन्होंने, एंड द रूल वाज रीअफर्म्ड इन केस ऑफ डनलप न्यूमेटिक कंपनी सेल्फ, ये हो गया है ना। तो दो केस इन्होंने केस लॉज मेंशन कर दिए, नो डाउट फॉर दैट, इट्स गुड। लेकिन जो इन्होंने इलस्ट्रेशन से समझाया वो मैंने पहले भी समझाया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, कि ये जो आपने समझाया पूरा एक इलस्ट्रेशन से समझाई डॉक्ट्रिन ऑफ, इससे बेटर होता आप एक कम से कम एक केस लॉ टुडेल वर्सेस एटकिंसन को ही प्रॉपर फैक्ट्स के साथ समझा देते। आपने केवल नाम लिखा और इट वाज हेल्ड, तो कहीं ना कहीं कंजूसी कर गए और एग्जामिनर विल माइंड इट। इक्वली एप्लीकेबल इंडिया एज इंग्लैंड, ठीक है, टैगोर कॉमर्शियल, जमुना दास। अब ये केस आप देखो वही बात है, देयर इज नो लिंक, जस्ट यू रोट इट। क्या मतलब हुआ इस बात का? वही गलती फिर की है, एक्सेप्शन टू द रूल दैट ए स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, हेडिंग डाल करके नहीं बनेगी बात। चलिए देखिए, मैं ये बात समझा चुका हूं आपको कि हेडिंग देने से, हेडिंग से नहीं, एक फ्लो में लिखिए कि अबव डॉक्ट्रिन इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एक्सेप्शंस, और उसको अंडरलाइन कर दीजिए, उससे काम चल जाएगा। तो ये हम सब लिखते हैं एलएलबी के एग्जाम में, बड़ा सही लगता है, बट यहाँ पर थोड़ा मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। अब ये देखो इन्होंने ये अधूरा लिखा है, यू रीड इट, एवरी वन ऑफ यू शुड रीड दिस लाइन। क्या मतलब है इसका बताइए? राइट्स ऑफ बेनिफिशियरी बाय वे ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द ट्रस्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉर्ड हेल्डेन इन डनलप न्यूमेटिक, ये इटसेल्फ है ना, एंड वाज आल्सो स्टेटेड राइट टू सू बाय द थर्ड पार्टी मे बी कन्फर्ड बाय वे ऑफ प्रॉपर्टी। ये पता क्या है, ये जो आप देख रहे थे ब्रेक करके क्यों लिखा जा रहा है? ये इतना ब्रेक करके पता कब आता है? ये तब आता है जब एक पीडीएफ हो, उस पीडीएफ से आप कॉपी पेस्ट करो और फिर उसको वर्ड पे डालो, तो इस तरह के ब्रेक्स आते हैं हमेशा, समझे? तो पीडीएफ मेरे नोट्स की थी, हाय ना दीपक क्यों? थोड़ा सा इसको इंप्रूव करो और बस। और इसमें भी बाकी के एक्सेप्शंस नहीं है। देखो इन्होंने क्या लिखा है, चलिए इसको समझाता हूं थोड़ा सा और मैं अच्छे तरीके से। राइट्स ऑफ बेनिफिशियरी, लॉर्ड हेल्डेन ने डनलप इस केस में क्या कहा था, है ना, फॉर एग्जाम्पल समझा दिया इन्होंने, लेकिन एक्सेप्शन में जो मेन केस है वो ही नहीं समझाया। जो एक्सेप्शंस, 3 एक्सेप्शंस हैं इसमें, तो एक्सेप्शंस को इन्होंने ढंग से समझाया नहीं है विद केस लॉज। तो जनरली ऐसा होता है, कब होता है, भाग भाग करके फटाफट। तो आंसर मैं समझ रहा हूं दीपक, लेकिन आंसर प्रिसाइज भी तभी लिख पाओगे जब ढंग से बार बार लिखोगे। अब बार बार लिखिए और फिर देखिए कि कौन सी लाइन हम लोग घटा सकते थे, किस लाइन को हम लोग उसको कम कर सकते हैं। यही तो आर्ट है, ये इतनी आसानी से नहीं आएगी। चलिए एनीवेज, गुड एफर्ट्स बट नॉट मोर देन 2, क्योंकि एक्सेप्शंस आपने बिल्कुल सही नहीं लिखे हैं, बस मेंशन कर दिया, लिखा ही नहीं है उसको आपने। शिवानी वरदान डेफिनेशन लिखेंगी, एग्जांपल देंगी, एक्सप्लेनेशन लिखेंगी, केसेस लिखेंगी, टोटल वर्सेस जमुना दास, ये देखो ये केस लॉज लिखे इन्होंने। चलिए अब देखते हैं कैसे लिखते हैं। फर्स्ट लाइन इनकी पढ़िए जरा, आप लोग भी पढ़ लीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन मीन्स दैट ओनली दोज पर्सन्स हु आर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स द सेम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स। ये जो जहां पर पेन चलाया है आपको, मैं एक काम करता हूँ, रेड पेन चलाता हूँ, इसमें आप देख रहे, थोड़ा सीखेंगे इससे भी। ओनली दोज पर्सन्स हु आर, ये कट भी कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं था। ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स द सेम। ए स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एनफोर्स ए कॉन्ट्रैक्ट इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट मे हैव बीन एंटर्ड फॉर हिज बेनिफिट। वेरी गुड मीनिंग, अच्छा गुड इंट्रोडक्शन। फॉर इंस्टेंस, इन्होंने भी वैसे का वैसा ही पूरा इसको समझा दिया। चलिए विद इलस्ट्रेशन समझा दिया, कोई बुराई नहीं है, समझा दिया तो समझा दिया। यहां तक इन्होंने फॉर इंस्टेंस समझा दिया और ये मीनिंग दे दिया पूरा। अब आए थे आगे, लेकिन अब ये देखो इन्होंने फिर कहां पर चले गए। शिवानी, देयर वाज नो नीड, ए पर्सन मे नॉट हैव हिमसेल्फ गिवन एनी कंसिडरेशन बट ही कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इफ इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ कंसिडरेशन मे बी गिवन। कंसिडरेशन को टच करने की जरूरत नहीं है आपको यहां पर। अगर यही क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है ना, तब भी एक बार को सोच लेते, क्योंकि आपको जो 3 एक्सेप्शंस हैं वो भी समझाने हैं और वहां के लिए आपको टाइम चाहिएगा, केस लॉज मेंशन करने होंगे, अगर आपको याद होगा तो
तो कंसिडरेशन की जरूरत नहीं थी समझाने की, इट कुड बी अवॉइडेड। ये हम कब करते हैं, जब हमें कोई और क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हमने इसी में जान डाल ली है, तो भैया फिर जो आता है वो सब लिख दो। इन दिस रिगार्ड टू कैंसन, ये फैक्ट्स आ गए, टोटल बजट कैसे समझा दिया इन्होंने, गुड। सिमिलरली द हाउस ऑफ लॉर्ड्स रीअफर्म्ड इन डनलप न्यूमेटिक कंपनी, ये आ गया, वेरी गुड, सेकंड केस लॉ हो गया। इन इंडियन लॉ जमुना दास विद राम अवतार, वेरी गुड। नेक्स्ट केस आ गया, बहुत बढ़िया, इक्वली एप्लीकेबल इन इंडिया एंड इंग्लैंड का पॉइंट समझा दिया इन्होंने। अब फिर वही देखो, आप देखो इन्होंने क्या लिखा अपने यहां पर, कहीं पर भी एक्सेप्शंस नहीं लिखे रफ वर्क में, और लास्ट में इन्होंने फिर अपने आंसर में भी एक्सेप्शंस एकदम भूल गए। आप देख रहे हैं कैसी कैसी गलतियां होती हैं, ये होता है प्रॉपर प्लान करने का। अब देखो हाफ पार्ट तो लिखा ही नहीं है। आप खुद सोचो, अगर मैं बहुत अच्छे मार्क्स के 10 में से 7 मार्क्स दूं तो 3.5 नंबर तो लिखे ही नहीं है। अब 3.5 नंबर में से मतलब 5 नंबर का तो लिखा ही नहीं है। अब 5 नंबर का लिखा है, लेकिन इन्होंने लिखा है ब्यूटीफुल तरीके से, तो मैं इनको फिर भी 3/10 ही रह जाएंगे ओवरऑल। तो जिस तरीके से बहुत कुछ इलेबोरेट कर डाला, लेकिन आपने एक्सेप्शंस एकदम खत्म कर दिए इसमें। यही ऐसे सीखोगे आप लोग। अच्छी बात है कि यू आर ट्राइंग, और ये आसानी से आता भी नहीं है, धीरे धीरे बिल्डअप होगा, आपकी प्रैक्टिस से होगा। ये मैंने लिखने की कोशिश की थी, मेरा वाला आंसर समझ लीजिए, दिस इज आई ट्राई टू रोट इट फॉर यू। कम से कम करते भी काफी लेंदी हो ही गया था ये भी। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद केस लॉज। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, पहले मीनिंग समझाया है देखो, दैट ओनली दोज पर्सन्स पार्टीज स्ट्रेंजर कैन नोट। अब यहां से मैं आपको जो बात कहनी चाह रहा हूं उसको आप गौर फरमाना जरा। मीनिंग समझाने के बाद में मैंने एक कोशिश की कि इंट्रोडक्शन में ही मैंने एक लाइन डाल दी, एंड द सेम कैन बी अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू द केस लॉज नेमली ट्यूटोरियस किंसन, डनलप न्यूमेटिक एंड जमुना दास राम अवतार। ये मेरी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट बना दिया मैंने, कि मैं ऐसे ही करता हूं अक्सर अपने उसके से, कि इंट्रोडक्शन से ही मैं उसको काफी कुछ देता हूं, कोशिश की कम से कम लाइनों में, वर्ड्स में उसको काफी कुछ चल जाए पता मेरे बारे में, कि देखो मुझे टूटल का ही पता है, डनलप का ही पता है। इससे पहले जो शिवानी का आंसर लिखा है, शिवानी ने लिखे हैं सारे, लेकिन कब होते हैं वो धीरे धीरे जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो हमें समझ में आना शुरू होता है, हाँ इसने ये भी लिखा है, हाँ इसने ये भी लिखा है, ये भी लिखा है इसने, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको अडॉप्ट कर सकते हो, एंड यकीन मानिए आपका 1 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। और 1 नंबर का बढ़ने का मतलब 10% बढ़ गए आपके। 10 में से 1 नंबर अगर इंट्रोडक्शन में हैवी करने से बढ़ता है तो समझो 10% का मार्क्स का जंप मिल गया आप लोगों को। तो मैंने मीनिंग समझाया और फिर केस लॉज यहां दे दिए। अब फिर यहां इलस्ट्रेशन मैंने नहीं समझाया, और फिर ट्यूडल वर्सेस एटकिंसन। इन ट्यूडल वर्सेस एटकिंसन क्या हुआ, ये इसको शॉर्ट में, लेकिन मैंने फैक्ट समझाए। ए वॉज बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन हिज फादर एंड फादर इन लॉ। When he sued to claim his benefits, his suit was dismissed as he was stranger to the contract. बस। Similarly was held in this case and राम अवतार। अब देखो मैंने ये जो लाइन लिखी है मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं, प्लीज नोट डाउन दीज लाइन्स, इसको समझने की लॉजिक समझना। Similarly was held, everyone try to understand this. In this one paragraph I have explained the doctrine with the case law। एक केस लॉ के विद फैक्ट समझा दिया, उस फैक्ट्स को भी मैंने अपनी लैंग्वेज में कंसाइज करके लिखा कि मेन बात चली जाए, ठीक है। स्ट्रेंजर था इसलिए उसका डिसमिस हो गया, फैक्ट्स भी गए लेकिन कंसाइज में गए। लेकिन बाद में मैंने क्या किया, सिमिलरली वाज हेल्ड इन दीज 2 केसेस। तो यहां से अपनी बात भी चली गई, हमारा आंसर हैवी भी हो गया, हमने केस लॉस भी दे दिए। इससे पहले भी अपने आंसर देखा था शिवानी मैडम का। शिवानी ने क्या किया, देखो शिवानी ने सभी केस लॉस को डिटेल में आंसर समझाए, लेकिन कहां गड़बड़ हुई, उसके चक्कर में वो एक्सेप्शंस को लिखना ही भूल गई फिर वो। तो हमने कुछ केस लॉस को वो डिटेल में तो समझा दिया, लेकिन हमने काफी कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मिस कर दिया लिखने से, ये गड़बड़ होती है। तो यहां पर ये मैंने कोशिश की कि मुझे क्या था, टाइम भी बचाना है, लेकिन केस लॉस को मेंशन भी करना है, उसको बताना भी है। तो इस तरीके से 3 केस लॉ दिमाग में आए, एक को समझा दिया, बाकी उनका नाम मेंशन कर दिया, और इस लाइन के साथ किया मैंने ये, सिमिलरली वाज हेल्ड इन दीज 2 केसेस, ठीक है। अब जो मैं लिंकिंग लाइन की बात करता हूं, इसको पढ़ना आप लोग। हाउ एवर अबव रूल ऑफ डॉक्ट्रिन प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग 3 एक्सेप्शंस। ये लाइन कनेक्टिविटी होगी, हाउ एवर से
फ्लो मेंटेन कर दिया और यहां से फॉलोइंग 3 एक्सेप्शन से अगले लाइन शुरू हो गई यहां से। प्लीज लेट मी नो अगर आपको बात समझ में आई नहीं आई ये बात ही। अब ये आया, अब हम एक्सप्लेनेशन पर आ जाते हैं, सॉरी एक्सेप्शन पर। नंबर 1, व्हेन ए राइट इज कन्फर्ड अपॉन थर्ड पार्टी इन ए कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ प्रॉपर्टी, पूरा समझा दिया। और यहां पर आ गया कौन सा केस लॉ, ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम। मैंने ये डिटेल में समझाया आपको एक्सेप्शन। इसमें आप चाहे तो और शॉर्ट भी कर सकते हैं। एंड उसी तरीके से सेकंड केस लॉज एंड थर्ड एक्सेप्शन। तो इस तरीके से आप कोशिश कर सकते हैं। मैंने काफी कम लिखा लेकिन काफी फिर भी लेंथी हो गया। इसको अगर मैं सेकंड रीडिंग दूंगा एक बार को तो हो सकता है और इसको कैसे कर पाऊं मैं, लेकिन मैंने नेचुरल लिखने की कोशिश की विद इन शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे कैसे लिखूंगा इसको। अच्छा मुझे बताइए, आपको दूसरों की गलतियों से सीखते हो या नहीं सीखते हो? दिस इज सुरुचि एंड रफ वर्क, मीनिंग रफ वर्क है किया है इन्होंने, नहीं रमैया भी डाला। पर ये बात ध्यान रखना, रफ वर्क यहां पर तो हम लोग इसलिए लिखते हैं मुझे दिखाने के लिए। एक मेंस की कॉपी में कभी भी ऐसा मत करना, रफ वर्क हम लोग लास्ट में लिखते हैं, उसको कट भी कर देते हैं हमेशा लास्ट में। मेंस की कॉपी में लास्ट में रफ वर्क मेंशन किया और फिर कट कर दिया उसको। ऐसा मत करना कि आंसर से पहले थोड़ा सा लिखेंगे रफ वर्क और फिर लिखेंगे डायरेक्ट, ऐसा मत करना कोई भी। चलिए साहब, ये सुरुचि है, इन्होंने भी लगभग वही गलतियां की हैं कि ढंग से पढ़ा नहीं क्वेश्चन को। इट वॉज फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यू नीड नॉट टू मिक्स दिस क्वेश्चन विद द प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है उसका मीनिंग, उसके केस लॉज विद एक्सेप्शंस। और सुरुचि ने भी यहां पर वही गलती की है, शी डिड नॉट राइट द एक्सेप्शंस। अब देखिए कैसे किया। इस पैराग्राफ को देखते हैं हम लोग। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ए प्राइवेट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पार्टीज, full stop. It is based on interest theory, meaning thereby the party who are having interest are bound themselves by law through contract. देखो ये जो है ना, दोनों ही लाइनें गलत हैं। अब समझाता हूं क्यों। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, ढंग से पढ़ना इस स्टेटमेंट को प्लीज, ढंग से पढ़िए क्योंकि टेक्निकल है थोड़ा सा। दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ए प्राइवेट रिलेशनशिप, बात सही है, बिटवीन टू और मोर पार्टीज। डॉक्ट्रिन इनके इन्होंने जो लिखा है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दो या दो से अधिक का प्राइवेट मामला है। सही है भी, लेकिन जो डायरेक्ट मीनिंग है वो कन्वे नहीं कर रहे हैं आप कि ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर, स्ट्रेंजर कैन नॉट सू, नहीं लिखा आपने। यही मैं कहता हूं कि प्लीज एवरीवन प्लीज अवॉइड बीइंग ऑर्नामेंटल। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से, बहुत लूसिड वे में अपनी बात कहना सीखिए, फ्लो में कहना सीखिए, बस दैट इज एनफ। ऑर्नामेंटल होने में अर्थ कहीं गायब हो जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट का ये एक रिमोट एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि प्राइवेट है, ठीक है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट है ही प्राइवेट, पब्लिक अफेयर तो है नहीं, लेकिन उसका मतलब सिंपल से ये था कि ओनली पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू एंड स्ट्रेंजर कैन नॉट। अब अगली लाइन सुनिए, देखिए पढ़िए इनकी, देखिए व्यूअर इस लाइन को पढ़िए। इट इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट थ्योरी। क्या है? मीनिंग देयर बाई द पार्टी हु आर हैविंग इंटरेस्ट, पार्टी हु आर हैविंग इंटरेस्ट, जिनका हित है, आर बाउंड themselves by law through contract, उन्होंने अपने आप को बाउंड किया है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। देखिए जरा, पहली बात तो एक दो लोगों ने किया, मुझे तो समझ में नहीं आया कि इंटरेस्ट थ्योरी को इसमें अननेसेसरी इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत क्या थी, या फिर उसको ढंग से समझाते हैं। यहां पर हु आर हैविंग इंटरेस्ट, अब मैं आपसे पूछता हूं, इनके हिसाब से ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और सी इज द बेनिफिशियरी इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, it means C is also having some interest in the contract. Can C sue? No. Even though he is a beneficiary, यही तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। Even though you may be beneficiary of a contract, still you cannot sue because you are stranger to the contract. भले ही आपके हित जुड़े हुए हों, आपका इंटरेस्ट हो उस कॉन्ट्रैक्ट में,
आप तब तक सू नहीं कर सकते जब तक कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी नहीं हो। बात समझ आ रही नहीं आ रही आपको? तो जस्ट बिकॉज समवन इज हैविंग इंटरेस्ट विल नॉट एंटाइटल हिम टू सू फॉर हिज इंटरेस्ट। प्लीज लेट मी नो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई या नहीं हुई। तो पहले उसमें से ही एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन में ही हमने एक थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट कर दी इसमें। तो इससे क्या है कि ना एग्जामिनर में बहुत गलत इंप्रेशन जाता है और अच्छे अच्छे आने वाला, आप मुझे मालूम है सुरुचि बहुत अच्छी स्टूडेंट है, उनको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो गई, लेकिन जस्ट बिकॉज कुछ नया करने के चक्कर में, कुछ एक्स्ट्रा अलग करने के चक्कर में हम लोग जो हो सकता था वो भी नहीं हो पाया। ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज विच इज एनफोर्स्ड बाय लॉ। Only parties who are in contract have rights and obligations towards one another, not any third party get involved in this। देखो इस लाइन में क्या है, अगेन गलत, गलत का मतलब नॉट रिक्वायर्ड। ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज विच इज एनफोर्स्ड बाय लॉ। शी डिफाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। इस लाइन में शी गेव डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड। समझ रहे आप? तो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से लिखी है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन रिक्वायरमेंट नहीं थी, और अभी भी डायरेक्ट एक सरल शब्दों में अभी तक डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटिव कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने आई नहीं है। सब कुछ आ रहा है, इंटरेस्ट थ्योरी आ रही है, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। ओनली पार्टीज हु आर इन कॉन्ट्रैक्ट हैव राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स वन अदर, नॉट एनी थर्ड पार्टी। ये लाइन भी गलत है। देखो क्या गलत है, ओनली पार्टीज हैव राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ये किसने कहा आपसे? यही तो कॉन्सेप्ट गलत है आपका। देयर में भी बेनिफिशियरी एज वेल। आई एंड यू एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसाइडेड वी विल गिव 10% ऑफ आवर इनकम टू अंजू अरोड़ा। तो अब अंजू अरोड़ा के इंटरेस्ट क्रिएट कर दिए हमने। तो इंटरेस्ट तो किसी बेनिफिशियरी के भी हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये, क्या वो सू कर सकता है, कर सकती है? नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटिव कॉन्ट्रैक्ट यही तो समझाती है, हु कैन सू। बेसिकली ये है कि अपने इंटरेस्ट के लिए सू कौन कर सकता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी के भी इंटरेस्ट क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को सू वही कर पाएंगे जो उसकी पार्टीज हैं। प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई नहीं है? हाँ है ना? इस लाइन में गलती समझ आ रही है? सुरुचि आर यू देयर? ओनली पार्टीज have rights and obligations. Is it correct or wrong? No, it is wrong. अनुपम पांडे, देखो ये क्लासेस नहीं मिलेंगी कहीं पर भी आपको। ध्यान, एक एक लाइन को समझने की कोशिश की, और जिसने इसमें कर लिया समझो वो जज बन गया, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट मेंस में गलती यही करते हैं, उनको पता ही नहीं तो क्या लिख रहे हैं वो। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर। तो बेसिकली बोल्ड एंड अंडरलाइन कीजिए, कैन सू और बी सूड। तो कैपेसिटी टू सू पर बेस रहे, एक दूसरे पर केस करने की समर्थ रखना, ये है ना कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या बेनिफिट है आपका, क्या नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हम मिलकर के पार्टनरशिप में एक बिजनेस करेंगे और उसकी इनकम से हम अपने गली के 10 बच्चों को खाना खिलाएंगे, उनकी पढ़ाई कराएंगे। तो हमने उनके बेनिफिट भी क्रिएट कर दिए, उनके इंटरेस्ट क्रिएट कर दिए, लेकिन उनको सू करने की पावर नहीं मिलेगी तब भी। तो पार्टी, ओनली पार्टीज का इंटरेस्ट हो ऐसा नहीं है, केवल उनके हित हो ऐसा नहीं है। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट के भी हित हो सकते हैं और थर्ड पार्टी के भी हित हो सकते हैं, लेकिन सू वही कर पाएगा जो उस कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार है। बढ़ते हैं आगे को। Hence only party to the contract can sue and if fulfilled contract no such। लास्ट में ला करके आपने यहां पर समझाया इसको, बस तो बहुत देर कर दी। अब आ जाइए, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटिव कॉन्ट्रैक्ट वाज एनंशिएटेड इन द केस ऑफ एटकिंसन, केस लॉ दे दिया, और नाउ शी एक्सप्लेन द फैक्ट्स। इट वाज हेल्ड, ठीक है। डनलप न्यूमेटिक, कभी भी आप केस लॉ दे तो अंडरलाइन जरूर करें अच्छे तरीके से। अब इन द केस ऑफ डनलप, यहां पर देखिए आप जरा, इन द केस ऑफ डनलप it was held that consideration is not being passed by the plaintiff to defendant, therefore there is no contract as being stranger। पता नहीं क्या लिख डाला, पढ़कर देखो तो आपको भी अंदाजा लग जाएगा कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है इसमें। ये मीनिंग ही क्लैरिफाई नहीं हो पाया इसमें कि डनलप में कंसिडरेशन की बात ही क्यों। हमारा क्वेश्चन तो प्रिविटिव कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो कंसिडरेशन की बात ही क्यों छेड़ रहे हैं वहां पर आप? ये
Although this rule is not applicable in India because section 2D inter alia constitution can be passed by promising another person. अब ये जो पूरी लाइन है देखो, यहां से क्लैरिटी खत्म ही हो गई यहां से. एक्चुअली शी वॉज, यहां से इन्होंने टॉपिक को डाइवर्ट कर दिया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटिव कंसिडरेशन के ऊपर, और ये समझाने की कोशिश कर रही है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटिव कंसिडरेशन इंग्लैंड में तो अप्लाई करता है, यहाँ पे नहीं करता, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटिव कंसिडरेशन की कहीं पर मेंशन नहीं किया इन्होंने. तो कंप्लीटली कंफ्यूज स्टेट हो गई यहां पर. अभी एक फिल्म है 3 इडियट, उसमें एक प्रोफेसर पूछते कहना क्या चाहते हो, याद आया डायलॉग को, यहाँ पे एग्जामिनर ऐसे ही कहेगा. थोड़ा बचिए इन सब चीजों से. Therefore, Chinnaiya versus Ramaiya, completely wrong case law. And now it is being concluded that in India there is only privative contract, not privative consideration. Actually यहाँ पर चली गई. This was not the discussion. Privative consideration को डिस्कस ही नहीं करना था, समझे. और आप देखो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटिव कंसिडरेशन का कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, जो कि बहुत जरूरी था. तो अगेन 50% तो हमने छोड़ दिया, यानी कि 5 नंबर का अटेम्प्ट किया, उसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करे गए. तो आप खुद सोचो मैं कितने नंबर दूंगा. 1-2 केस लॉज मेंशन किया है, एक आध पैराग्राफ काम का है, तो मैं बड़े भारी मन से 2 नंबर तो पहुंचा ही नहीं पा रहा मैं. 1.5/10 50% छोड़ दिया, 5 नंबर तो वहीं से खत्म हो गए. 5 में से 1.5 नंबर आए हैं, क्योंकि इतनी गलतियां हैं इसमें. ये नाउ आई कम टू दी आंसर ऑफ रवि वर्मा. आप देख रहे हो क्यों लोगों का मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस दैट, पढ़िए ढंग से देखिए, ओनली दोज पर्संस हु आर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स हिम, नो स्टैंडर्ड. बस सीधी सीधी बात समझानी थी. खुश भैया, इसको प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट आती है, हमें जरूरत ही नहीं है यहां वहां घूमने की और जलेबियां बनाने की. कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरेस्ट भी ले लिया, कंसिडरेशन से भी घुमा दिया. सीधी सीधी बात, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस ओनली पार्टीज कैन सू, स्ट्रेंजर कैन नॉट सू. बहुत छोटी सी बात है, बस डायरेक्ट सीधी सीधी बात, जो मोटे दिमाग के आदमी के में घुस जाए. ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैव राइट टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, नो स्ट्रेंजर हैव द राइट. वेरी गुड एग्जाम्पल समझा दिया इन्होंने. अब दिस डॉक्ट्राइन इज एप्लीकेबल इन, वेरी गुड, बट देर आर एक्सेप्शंस, कनेक्ट भी कर दिया, बहुत बढ़िया. अब ये जो है ना, इसकी जरूरत नहीं थी. देर आर फ्यू एयर केसेस टू अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविटी कॉन्सेप्ट इज इवॉल्व्ड थ्रू वेरियस केसेस. ये लाइन रवि तुम अवॉइड कर सकते हो कि भाई एक इतिहास की तरह फीलिंग देना शुरू कर दिया इसमें. देखो ये आप समझ रहे हो, इससे इतिहास की फीलिंग मिलेगा कि भाई क्यों इवॉल्व हुआ, है ना. फ्यू केसेस समझाने के लिए, इवोल्यूशन समझाने के लिए. इवोल्यूशन इसकी जरूरत नहीं थी. वेरियस केसेस, चलिए यहाँ पे केसेस का नाम ले दिया उन्होंने सारा यहाँ पर. ये सो दिस इज फर्स्ट. थोड़ा लंबा खींच दिया आपने अब इसको, कुछ चीजों को वर्ड शॉर्ट कर सकते थे. टोटल डिस्क्रिप्शन आ गया, डनलप न्यूमेटिक आ गया, डिटेल में समझाया सारे केस लॉज. फ्यू एक्सेप्शंस, फ्यू की जगह 3 हैं बस. अब देखो वही गड़बड़ की इनका. ये एक्सेप्शन देखो, 1 ट्रस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट और बेनिफिशियरी अंडर कॉन्ट्रैक्ट, इन सम सिचुएशंस बेनिफिशियरी अंडर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स द सेम. क्यों ऐसा क्यों हुआ. अब देखो इनके माइंडसेट क्या है, एक्सेप्शन पे काम कर नहीं रखा अच्छे तरीके से, तो इन्होंने जो केस लॉज एट लेंथ लिखे, जो मैंने कहा कि उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी. सभी केस लॉज को डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं थी. जहां पर काम करना चाहिए था वहां पर काम किया नहीं. एक्सेप्शन नंबर 1 को एकदम गड़बड़ कर दिया, केस का केवल मेंशन कर दिया. भाई इस केस को मेंशन करते हैं ना, इस एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करते हुए यहां पर ख्वाजा मोहम्मद के आपको फैक्ट्स देने चाहिए थे, ना कि सारे जो डिटेल में आपने पीछे दिए हैं. तो एक जगह ज्यादा देना और फिर यहां पे बिल्कुल 0 कर देना. कंडक्ट एंड एडमिशन इन सम कॉन्ट्रैक्ट डिफेंडेंट फ्रॉम. देखो कुल मिलाकर के ये जो लास्ट की लाइन है साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक्सेप्शंस प्रिपेयर्ड ही नहीं थे. तो जो हल्का फुल्का याद आया कर दिया. मार्क्स विल नॉट बी गिवन इन दिस वे. रवि तो आपने क्या किया है, आपने अच्छा क्या किया, आपकी इंट्रोडक्शन सही थी. आपने गलत क्या करा, आपने जो बहुत ज्यादा केस लॉज को एट लेंथ लिखा सभी को, उससे आपका आंसर लेंथी हुआ. सेकेंडली उससे आपका जो सेकंड पार्ट था एक्सेप्शन वाला, उसको आपने टच भी नहीं किया. तो कुल मिलाकर बात तो मार्क्स की है. एग्जामिनर तो ऐसे देखेगा ना कि 5 और 5
5 में आपने कितना भी डिटेल में लिख दो, इसको तो टच ही नहीं करा तो ये तो कहीं चले गए। अब मार्क्स आपको 5 के मिलेंगे है ना, तो बस हद से 2.5 नंबर इस तरीके से। तो 10 में से कितने नंबर आए? 2.5 नंबर आए। लेकिन अगर आपने ढंग से मेहनत की होती तो तब, अगर आपने शॉर्ट में लिखा होता तब भी 2.5-3 नंबर मिलते पहले वाले पार्ट के। लेकिन ये 5 में से 0 हो गए, 2.5-3 नंबर तुम्हें वहां से खींच लेते तब भी तुम्हारे 6 नंबर के आसपास पहुंच जाते हैं वहां पर। वो यही सारा मैथमेटिक्स है। स्टूडेंट यही गलती करते हैं, एक क्वेश्चन में या किसी क्वेश्चन के पार्ट में इतनी मेहनत कर लेंगे, बाकी अदर क्वेश्चन को मिस कर देंगे या फिर उसके जो बाकी पार्ट्स हैं उसको मिस कर देंगे, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। तो दिस वाज द आंसर ऑफ रवि।